नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महावीर पब्लिकेशन द्वारा एमपीजीके से संबंधित ऑब्जेक्टिव की एक खास श्रृंखला आपके लिए लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न और भविष्य में पूछे जा सकने वाले प्रश्न दोनों को आपके सामने रखा जा रहा है। पर क्या अकेला प्रश्नों को रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं साथियों। प्रश्न से संबंधित व्याख्या भी की जाएगी, डिस्कशन भी किया जाएगा, ताकि उससे संबंधित जो अतिरिक्त बिंदु हैं वो भी आपको पता चल जाए। अकेला प्रश्न नहीं, उससे संबंधित पूरा एक टॉपिक आपका तैयार हो जाए। ठीक। और एमपीजीके से संबंधित ये प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें अच्छा खासा वेटेज होता है एमपीजीके का। जीएस के नाम पे केवल एमपीजीके पूछा जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यदि उन्हें हिस्ट्री भी पूछना है तो वो एमपी की हिस्ट्री पूछेंगे, उन्हें ज्योग्राफी पूछना है वो एमपी की ज्योग्राफी पूछेंगे, उन्हें पॉलिटी पूछना है वो एमपी की पॉलिटी पूछेंगे। तो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर विषय किसके अंतर्गत पूछा जा रहा है? एमपी के अंतर्गत पूछा जा रहा है। इसलिए एमपी का वेटेज अच्छा खासा है। बिना एमपी के आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। और आपकी इसी अपेक्षा को, इसी समस्या को, इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए महावीर पब्लिकेशन इस तरह का एक प्रयास करने जा रहा है, ताकि आपकी सफलता की गारंटी सुनिश्चित हो सके। ठीक। और हमारे इस प्रयास में आशा है कि आपका सहयोग, आपका साथ बना रहेगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारा कोई भी प्रयास सार्थक नहीं हो सकता। हर प्रयास निरर्थक होगा। तो अपना साथ, अपना सहयोग इस पब्लिकेशन के लिए, इस चैनल के लिए बनाए रखिए। और चलिए हमारे साथ आज की इस यात्रा पे, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित सभी पंचवर्षीय योजनाएं और उनके प्रश्न। तो देखिए, टॉपिक है आज का मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाएं। साथियों, पंचवर्षीय योजना से संबंधित हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना मतलब क्या। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश को किस दिशा में आगे ले जाना है, इस पर चर्चा की गई। तो ये तय हुआ कि जो पूर्व सोवियत संघ है, मतलब रूस जो है, वहां पे एक व्यवस्था चलती है जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 ईयर प्लान कहते हैं। हम उस तरह की कोई व्यवस्था हमारे देश में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है। बट ये व्यवस्था थी क्या? ये व्यवस्था ये थी कि हम आज बैठ के ये तय करेंगे कि अगले 5 साल तक की हमारी प्लानिंग क्या होगी, अगले 5 साल तक का हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम अगले 5 साल तक की योजना बनाएंगे। इसे कहा गया पंचवर्षीय योजना। ठीक है। भाई, हमारे देश की जरूरतें क्या है, हमारे देश की समस्याएं क्या है, हमारे गोल क्या होने चाहिए, और इसके अलावा उन गोल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये पूरी रणनीति बनाना। कब तक के लिए? अगले 5 साल तक के लिए। इसे कहा गया पंचवर्षीय योजना। ठीक। और देश में पंचवर्षीय योजना बनाएगा कौन? तो उसके लिए एक आयोग था जिसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ दोस्तों, किस चीज के लिए? पंचवर्षीय योजना के लिए। और उस योजना आयोग को कहा कि आप देश के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में योजना बनाइए। आज योजना बनाइए, वो 5 साल चलेगी, फिर योजना बनाइए, वो 5 साल चलेगी। ठीक है। इस तरह योजना आयोग का गठन हुआ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में लागू हुई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद योजना आयोग नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर अब नीति आयोग प्रभावी है। आप सभी जानते हैं, जो अब देश की दिशा और दशा तय करता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और चूंकि योजना आयोग समाप्त हो गया तो उसके द्वारा बनने वाली पंचवर्षीय योजनाएं भी कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई। तो देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? 12। ठीक है। और अब किसने ले लिया उन सबका स्थान? नीति आयोग ने ले लिया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू हुई तो वो कब से हुई? 1951 से शुरू हुई। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 तक के लिए। ये भी ठीक है। देश में तो 1951 में आ गई, पर उस पंचवर्षीय योजना का प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश में कब से पड़ा? तो आप बताइए, क्या 1951 में मध्य प्रदेश था? बिल्कुल नहीं था। भाई, मध्य प्रदेश का गठन ही 1956 में हुआ। उसके पहले मध्य प्रदेश इस रूप में थोड़ी था जैसे हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। वो तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको राज्य पुनर्गठन वाले चैप्टर में। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। तो चूंकि मध्य प्रदेश नहीं था तो पंचवर्षीय योजना वहां तो लागू हो नहीं सकती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना पूरे देश में लागू हुई, पर जो आज का मध्य प्रदेश है उस पर प्रभावी नहीं हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से आई, वो कायदे से मध्य प्रदेश में लागू हो सकती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी गठन हो गया था 1956 में। परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना आती उसके पहले ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय योजनाएं ऑलरेडी चल रही थी पहले से।
अतः दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया। फिर किस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई, तो आप लिखेंगे 1951 से हुई। ठीक, और कितनी आई टोटल पंचवर्षीय योजना? 12 आई। और यदि पूछा जाए कि एमपी में पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, तो आप बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना से मध्य प्रदेश में उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ, तीसरी से। यह पता होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है? ठीक, अब हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन होगा, इस संबंध में अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? योजना मंडल मतलब ऑब्वियसली जो मध्य प्रदेश के लिए योजना बनाएगा। ओके, तो साथियों ये जो प्रश्न है ये राज्य इंजीनियरिंग सेवा 2016 में आ चुका है। देखिए मैंने क्या बोला था अभी इंट्रोडक्शन में कि आ चुके प्रश्नों से आपको अवगत कराएंगे ताकि आपको पता चले किस तरह के प्रश्न बनते हैं, और आज सकने वाले प्रश्न भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपका एक माइंडसेट तैयार हो एग्जाम को लेकर। ठीक, पढ़ने में भी मार्गदर्शन मिलता है कि अच्छा हमें इस दिशा में पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो योजना मंडल का गठन कब हुआ या इसकी अधिसूचना कब आई? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1972, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1972, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1972 और ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 1972। दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल के गठन की अधिसूचना जारी हुई। यह डेट याद कर लेना है, अकेला ईयर नहीं डेट भी याद करना। अब थोड़ा सा अतिरिक्त चीजें जान लेते हैं राज्य योजना मंडल के बारे में। साथियों जब राज्य योजना मंडल आया तो यह तय हुआ कि इसकी जो अध्यक्षता है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे, मतलब प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उस समय के राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष होगा। ठीक, तो जब ये पहला राज्य योजना मंडल आया 1972 में, तो उस समय इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे प्रकाश चंद्र सेठी, जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक, तो प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश के योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? दयाशंकर थे। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कब आया योजना मंडल? 1972 में आया। और एक बात सुन लीजिए, इस योजना मंडल का पुनर्गठन भी किया गया। कब किया गया? 1978 में किया गया। यह भी पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देख लो, यही तो है डिस्कशन का रोल, यही तो है व्याख्या की इंपॉर्टेंस, कि एक प्रश्न की व्याख्या दूसरे प्रश्न का उत्तर बन जाती है। यही गेम है, इसलिए मैं कहता हूं व्याख्या का, डिस्कशन का इंपॉर्टेंस है। आपके आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपके तैयार हो जाते हैं, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो आपसे ना बने। देखिए, राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपने अभी मेरे मुंह से सुना, मुख्यमंत्री होता है। और पहला जो अध्यक्ष था इस मंडल का, उसका नाम है प्रकाश चंद्र सेठी, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी, उद्योगों में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और ऑप्शन डी यहां पर है साथियों, उपरोक्त सभी। क्लियर? तो इसका आंसर है ए। मतलब उस समय, मतलब जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी हमारे देश में, उस समय उसका उद्देश्य था कृषि के आधार को सुदृढ़ करना। साथियों आप खुद सोचिए कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आती है, और 1951 मतलब भारत को आजाद हुए 3-4 साल हुए, और सही रूप में भारत को अपने पैरों पर खड़े हुए एक ही साल हुए। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान तो 1950 में पूरी तरह लागू हुआ था। आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 पूरी तरह लागू तो तभी हुआ था, और तभी ऐसा कहा जाता है कि उसी के बाद से हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, खुद की दम पर, खुद के पैरों पर। तो एक ही साल तो हुआ था, और जब एक साल बाद कोई योजना बना रहा है तो वो क्या उद्योगों की बात करेगा? क्योंकि उद्योगों के लिए लगता है पैसा, पूंजी, मशीन,
टेक्नोलॉजी ये सब था क्या हमारे पास? नहीं था। नया नया देश आजाद हुआ था, गरीबी भुखमरी इस सब से हम परेशान थे, सांप्रदायिकता की आंच में देश झुलस रहा था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये सब हमने देखा था। तो क्या देश तैयार था मशीनरी टेक्निकली या पूंजीगत आधार पर? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली कृषि जो है वो एकमात्र हमारे पास स्रोत था आय का। तो ऑब्वियसली पूरा फोकस था कि कृषिगत अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, और चूंकि पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उसका लक्ष्य हमें स्पष्ट होना चाहिए कि क्या था। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां आप केवल क्वेश्चन नहीं देखना साथियों, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना, थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठना, सक्रिय होकर बैठना और लिखते जाना कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि फलाना कोई आयोग है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। दूसरे में हमने डिस्कस किया कि किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, दूसरा डायमेंशन। और आपको ऐसे कई डायमेंशन मिलेंगे, वैरायटी पता चलेगी, वो आप लिखते चलिए। तो जब आप पढ़ाई करें तो आप देखिएगा कि हमने पढ़ाई के दौरान सारे डायमेंशन कवर करेगी नहीं। यही प्रयास है पब्लिकेशन का, आपको वैरायटी पता चले, आपका दायरा बढ़े, पढ़ने की एक प्रॉपर दिशा आपको मिल सके, तो उसका आप पूरा प्रयोग करें। पर वो संभव है सक्रियता से। थोड़ा सा सक्रिय होकर बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच अंतराल में कौन सी योजना चलाई गई? ऑप्शन ए त्रिवार्षिक, ऑप्शन बी द्विवार्षिक, ऑप्शन सी वार्षिक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वार्षिक योजनाएं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। 1966 से 67, 66 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69। आप सभी जानते हैं उस समय के हालात जो थे, भारत जो है वो कई तरह के संघर्षों की चपेट में आ चुका था। भारत जो है वो युद्धों में संलिप्त था, भारत में खाद्यान्न संकट था, है ना, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे संघर्ष निरंतर चल रहे थे, युद्ध हो चुके थे। तो इन सारी स्थितियों में भारत तैयार नहीं था कि वो 5-5 साल की योजनाएं बनाए, उसे तुरंत की जरूरत पूरी करने के लिए योजनाएं बनानी थी। अतः जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला चल रही थी उसको विराम दिया गया, ठीक। और उसके बीच में छोटी छोटी योजनाएं चलाई गई। तो ये विराम कब दिया गया साथियों? तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य में दिया गया, और इस दौरान एक एक वर्ष की योजना चलाई गई, इसलिए इसे कहा गया वार्षिक योजना। कितनी योजना चली? 3 योजना चली, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। अब देखिए व्याख्या का ही तो इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कभी अगले प्रश्न में यह बन जाए कि बताइए 3 वार्षिक योजनाएं कब कब चली थी, या बताइए जब पंचवर्षीय योजना में अंतराल दिया गया था तब किस किस वर्ष कौन कौन सी योजना चली थी, या किस वर्ष की वो बात है। तो वो सारे आंसर आपको इस व्याख्या से मिल जाएंगे। ये व्याख्या का इंपॉर्टेंस है साथियों। आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस पूरी बुकलेट में कोई भी व्याख्या ऐसी नहीं है जो 3 लाइन से ज्यादा की हो। मैक्सिमम देखिए, ये वाली व्याख्या 2.5 लाइन, ये वाली व्याख्या 1.5 लाइन, ये वाली व्याख्या 1.5 लाइन, ये वाली व्याख्या 2 लाइन, ये नीचे वाली व्याख्या 1.5 लाइन। व्याख्या में केवल काम की बातें दी गई और ऐसे बिंदुओं को समाहित किया गया है जहां से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल सटीक बातें हो रही। अन्यथा कई पुस्तकों में आप पाएंगे व्याख्या के नाम पर आधा आधा पेज की थ्योरी दी हुई है, अनावश्यक थ्योरी। बच्चा फिर उसको बैठ के अंडरलाइन कर रहा है। जब बच्चे को उसी को अंडरलाइन करना है तो बच्चा थ्योरी ही नहीं पढ़ लेगा। बच्चे को थ्योरी से ही तो मुक्ति दिलवाना है और इस डिस्कशन के पैटर्न पे लाना है, ये पूरा लक्ष्य है। थ्योरी पढ़ना बुरी बात नहीं है, बट एक स्तर तक थ्योरी पढ़ी जाती है। प्रैक्टिस तो आप ऑब्जेक्टिव बुकलेट से ही करेंगे, ठीक। तो हमने व्याख्या पे बहुत ध्यान दिया है, व्याख्या में अनावश्यक चीजों को शामिल नहीं किया है, ये इसका इंपॉर्टेंस है साथियों। आगे देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय सिंचाई व विद्युत पर हुआ था? अब देखिए एक क्वेश्चन किस पे बन चुका है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि आधार को सुदृढ़ करना। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय सिंचाई और विद्युत पर हुआ, मतलब खर्चे की बात हो रही है कि पैसा किस क्षेत्र में कितना अलॉट हुआ, ये वाला एक डायमेंशन भी आपको देखना, ठीक। ऑप्शन ए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों करेक्ट आंसर है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ योजनाओं में सर्वाधिक व्यय सिंचाई विद्युत पर हुआ, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है कि चाहे द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, तीनों योजनाओं में सिंचाई और विद्युत पर बहुत खर्चा हुआ था। और स्वाभाविक सी बात है, होगा भी, क्यों नहीं होगा। जैसा मैंने अभी बताया, नया नया देश आजाद हुआ है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी कब? 56
से 61, तृतीय कब 61 के बाद 66 तक, यही जाएगा ईयर। तो आप मुझे बताइए कि उस दौरान भारत का आधार क्या था इकोनॉमी का? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर। और पूरा एग्रीकल्चर बूस्ट किस बात से होगा? इरिगेशन से, सिंचाई से। तो ऑब्वियसली सिंचाई पर ज्यादा व्यय करेंगे। उसके बाद फिर आए थे उद्योग, है ना, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग, तो फिर उन सब चीजों पे काम हुआ था। पर अभी तक तो मेन फोकस एग्रीकल्चर पे है, अतः हमें सिंचाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन, पंच इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है पा अभियान कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी 2013। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 2012, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, पंचपा अभियान जो है वो 2012 में शुरू हुआ। थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। राज्य में 9 जुलाई 2012 से पंचपा अभियान चलाया गया। ओके, इसके तहत विद्यार्थियों को परिवार, परिवेश, परंपरा, पर्यावरण और पराक्रम, 5 पा हैं, पंचपा, हर पा से कुछ ना कुछ निकला है। परिवार, परिवेश, परंपरा, पर्यावरण और पराक्रम के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। अब देखिए, है ना फिर व्याख्या का महत्व। व्याख्या में पहले तो आपको हमने डेट भी दे दी कि अकेले ईयर से कुछ नहीं होगा, भैया डेट भी देख लो। दूसरा सुनो, यह भी बताया कि जो पंचपा है इसमें कितने पा से संबंधित शब्दावलियां हैं। तो परिवार, परिवेश, परंपरा, पर्यावरण और पराक्रम, पराक्रम मींस एफर्ट्स लगाना, है ना, कर्म पर बात करना। तो इन सभी चीजों के प्रति विद्यार्थियों को थोड़ा सा जागरूक बना रहे हैं। उसे बोल रहे हैं कि देख भैया, तेरा परिवार, तेरा परिवेश मतलब सराउंडिंग, तेरी परंपरा मतलब ट्रेडिशन, तेरे पर्यावरण और तेरा पराक्रम मतलब एफर्ट्स, यही कुछ है जीवन में जो तुझे सफलता दिला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अतः तू इन 5 पा पे ज्यादा ध्यान दे, ये वाला पूरा अभियान है। तो यदि कभी यह पूछ लिया गया कि पंच पा में कितने पा है या इनका संबंध कितने पहलुओं से है, तो आपको पता होगा। यह व्याख्या बिल्कुल सटीक। क्या बात है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ की? साथियों इस बार ये क्वेश्चन जो है ड्रग इंस्पेक्टर, देखिए पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ हुई? ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। 9 मार्च 2012, 10 जनवरी 2012, 9 अप्रैल 2012 या 9 जनवरी 2012। तो देखिए करेक्ट आंसर है डी, 9 जनवरी 2012। मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012 से शुरू की। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? ग्राम पंचायतों के विकास हेतु एक मुश्त राशि दी जाती है। जो गांव की पंचायत है उसके विकास के लिए राशि प्रदान करना पंच परमेश्वर योजना का ध्येय है, लक्ष्य है, गोल है। कब आई? 9 जनवरी 2012 में आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रतिभा किरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2005, 2008, 2009 या 2010? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 2009। प्रतिभा किरण योजना 2009 से प्रारंभ हुई। पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ 2009 में किया गया। ओके, इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को 12वीं के बाद शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना। दोस्तों विषय भी पूछे जाते हैं, कृपया ईयर तक सीमित नहीं रहना है, इसलिए हमने व्याख्या में विषय मेंशन कर दिया है। जो शहरी क्षेत्र की मेधावी छात्राएं हैं उन्हें 12th के बाद अपनी आगामी शिक्षण को निरंतरता देने के लिए जो भी सहयोग लगेगा वो प्रदान करेगी सरकार। ये उद्देश्य है इस योजना का, ये पता होना चाहिए। ठीक, और नाम क्या है? प्रतिभा किरण योजना। शहर की मेधावी छात्राओं के 12वीं के बाद के शिक्षण या अध्ययन वाले जीवन को एक गारंटी, एक सिक्योरिटी प्रदान करना। चलिए, लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? यह क्वेश्चन राज्य वन सेवा 2014 में पूछा गया। 2005, 2006, 2007 या 2008? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 2007। ठीक, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। अप्रैल 2007 से योजना प्रारंभ हुई। ओके, 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है।
मतलब ये योजना उन बालिकाओं को लाभ देगी जो 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा हुई हैं, जिनके माता पिता में से किसी एक ने परिवार नियोजन अपना लिया है तथा जो आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं और आयकर दाता ना है। मतलब आयकर ना देते हो, इनकम टैक्स ना देते हो। भाई जो व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं दे रहा है या इनकम जो व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है, क्या वो गरीब है? नहीं है। तो वो इनकम टैक्स ना देते हो, आंगनवाड़ी में पंजीकृत हो और उनके यहाँ उनकी बिटिया का जन्म जो है 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो, तो वो सब इसके अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नोराड योजना का संबंध किस क्षेत्र में है या किस क्षेत्र से है? बालकों की शिक्षा, बालिकाओं का प्रशिक्षण, महिलाओं का प्रशिक्षण, कुपोषण से लड़ना और महिला उत्पीड़न रोकना, किससे संबंध है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है कि कमजोर वर्ग की महिलाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देना, मतलब ऑप्शन बी। सीधे प्रश्न आएगा, कई बार घुमा के ये प्रश्न भी आ सकता है कि महिलाओं के प्रशिक्षण से संबंधित कौन सी योजना चलाई जा रही है? नोराड योजना पता होना चाहिए। क्लियर? ताकि महिलाओं को ट्रेनिंग दे, महिलाओं को इस तरह से तैयार करें कि वो खुद का रोजगार, खुद का बिजनेस सुचारू रूप से संचालित कर सके। साथियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक उप योजना पंचधारा योजना का भाग नहीं है? देखिए पंचधारा योजना मतलब 5 योजनाओं का समावेशित रूप। तो 5 योजनाएं कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? आयुष्मती योजना, कल्प वृक्ष योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या जीवन ज्योति योजना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी, जीवन ज्योति योजना जो है वो इस योजना मतलब पंचधारा योजना का अंग नहीं है। आइए अब ये पंचधारा योजना की डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए पंचधारा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 1991 से शुरू की। तो पहला फैक्ट आपको मिल गया, कब से शुरू हुई? 1991 से। अच्छा, दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं का कल्याण और विकास करना है। ये भी ठीक है। इस योजना में 5 उप योजनाएं शामिल है। कौन कौन सी? आयुष्मती, कल्प वृक्ष, ग्राम्य योजना, वत्सला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये 5 योजनाएं दोस्तों शामिल है पंचधारा में। आपको पता होना चाहिए कब से शुरू हुई? 1991 से शुरू हुई। यदि आप ये 5 योजनाओं के नाम याद कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी योजना इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन बनता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित रोशनी योजना मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले में लागू है? वैरायटी देख रहे हैं आप। कभी यह पूछा जा रहा है कि योजना कब चालू हुई, कभी यह पूछा जा रहा है कि योजना किस वर्ग से संबंधित है, मतलब इसका विषय क्या है, कभी यह पूछा जा रहा है कि योजना में कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। 3 बातें। अब देखो चौथा क्या है कि ये योजना किस जिले में लागू हुई, मतलब स्थान पूछ रहा है। प्लीज वैरायटी लिखते जाइए तो आपको यह भी पता चलेगा कि योजनाओं से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं। अन्यथा दोस्तों हम योजनाओं का केवल वर्ष रट के आगे बढ़ जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ के करो, थोड़े से डायमेंशन देखते चलो। योजना जब भी पढ़ो तो उसका वर्ष भी देखना, उसका विषय भी देखना कि किस चीज के लिए है, उसमें कौन कौन सी छोटी योजनाएं समाहित है, यदि हैं तो वो देख लेना, किस वर्ग को केंद्रित है ये देख लेना, और अब देखो ये है कि किस विशेष जिले में लागू हुई, यदि ऐसा कुछ है तो वो भी देख लेना। दोस्तों ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी शहडोल। तो इसका करेक्ट आंसर बालाघाट, मतलब ए। ठीक, थ्योरी देख लेते हैं। भारत सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित देश के 24 जिलों में 7 जून 2013 से रोशनी योजना शुरू की। तो देखो विषय भी पता चल गया। कहां लागू की ये योजना? जो नक्सलाइड एरिया है या नक्सल से प्रभावित हैं, ऐसे 24 जिलों में लागू है, ये पता होना चाहिए। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागू है और 24 जिलों में लागू है। 2 बातें पता चल गई। तीसरी, कब लागू हुई? 7 जून 2013 को लागू हुई, ये तीसरी बात है। चौथी क्या बात है? इसके तहत ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। भाई उनके अंदर यदि कोई स्किल है तो उसको अच्छा करना, उसको और पॉलिश करना, ठीक, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देना और उन्हें रोजगार उन्मुख बनाना, रोजगार प्राप्त करने के लायक बनाना, ये लक्ष्य हो गया। और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में लागू, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, बालाघाट, सीधी, ये जो मंडला, ये सिवनी, ये वाला जो पट्टा है ये नक्सल प्रभावित पट्टा माना जाता है।
ठीक है, एक बार हमारे दूसरे लेक्चर में इस पे चर्चा हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। कुल 8 ऐसे क्षेत्रों के नाम मैंने आपको बताए थे, 8 जिलों के नाम बताए थे। ठीक, यदि आपको याद हो वो 8 जिलों के नाम तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मैंने कौन से 8 जिले बताए थे, और यदि आपको याद नहीं है या आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके जरूर देखिए। ठीक, कितनी सारी जानकारी मिल गई व्याख्या में। किस क्षेत्र के लिए आई, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए आई। कब आई, तो जून 2013 में आई। क्या करना है, कौशल प्रदान करना है। ठीक, और चौथा मध्य प्रदेश के किस जिले में लागू है, तो बालाघाट में लागू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीनबंधु योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। दीनबंधु योजना, ऑप्शन ए सिंचाई बिल माफी से, ऑप्शन बी बिजली बिल माफी से, ऑप्शन सी निशुल्क दवा वितरण से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिजली बिल माफी से, मतलब ऑप्शन बी। बिजली बिल की माफी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, ये ओवरऑल इसका उद्देश्य है, और ये योजना वर्ष 2013 से लागू की गई। ठीक, तो देखिए एक बात और आपको पता चल गई कि कब से लागू हुई, 2013। तो दीनबंधु योजना के बारे में साइड में ही लिख लीजिएगा कि 2013 से लागू है और बिजली बिल की माफी से संबंधित योजना है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एवं प्रसव हेतु 24 घंटे निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जननी एक्सप्रेस योजना कब से आरंभ की गई। देखिए, प्रसव के दौरान महिलाओं को समय पे अस्पताल पहुंचाना, डिलीवरी के दौरान, है ना, तो निशुल्क परिवहन चाहिए और ये सब, तो इस सब के लिए जननी एक्सप्रेस योजना कब से शुरू हुई। अगस्त 2006, जनवरी 2008, जून 2010, अक्टूबर 2007। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है अगस्त 2006। अगस्त 2006 से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी एक्सप्रेस योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत प्रसव से पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द अस्पताल तक निशुल्क रूप में पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के प्रथम बीओटी आधारित जल प्रदाय योजना निजी क्षेत्र के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई जा रही है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ सका, अगले पेज पे है बाकी का हिस्सा, बट हमारी स्लाइड में अगला पेज इसका शामिल नहीं है। ठीक, क्योंकि स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस लिए गए हैं, तो वो अगला पेज नहीं है इसमें जिसमें बाकी का क्वेश्चन है, अतः इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। किस वर्ष मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना प्रारंभ की गई। बाल हृदय उपचार योजना जुलाई 2011, अप्रैल 2012, जनवरी 2010 और जुलाई 2013। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जुलाई 2011। जुलाई 2011 में बाल हृदय योजना शुरू की गई। अब साथियों एक बात जरा ध्यान में रखना कि हम जनरली क्या करते हैं कि ईयर याद करके आगे बढ़ जाते हैं। अकेला ईयर नहीं, थोड़ा सा ना महीना भी देख लेना। अब देखिए आप, जुलाई 2011, जनवरी 2010, हो सकता है जनवरी 2011 एक ऑप्शन होता। अब आपके दिमाग में केवल 2011 बैठा हुआ है, बाल हृदय उपचार योजना। अब 2011 के ही खूब सारे मंथ दे दिए उन्होंने, तो कैसे चलेगा। तो आप थोड़ा मंथ भी देखते हुए चलना। तो करेक्ट आंसर है जुलाई 2011। इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे व ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को 0 से 13 वर्ष की आयु के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के ऑपरेशन और उपचार हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए आपको थोड़ा सा यह भी याद रखना है कि इसकी डिटेलिंग में हमने क्या अतिरिक्त देखा। हमने अतिरिक्त देखा कि योजना उन बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है जो हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी उम्र है 13 वर्ष तक। ये 13 वर्ष तक का आंकड़ा आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला, मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA के अंतर्गत शामिल हैं। यह क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है साथियों। MPPSC प्रीलिम्स 2008 का प्रश्न है कि कितने जिले NREGA के अंतर्गत आते हैं। साथियों सभी या 18, 31 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सभी, ए। मध्य प्रदेश के सभी जिले NREGA के अंतर्गत आते हैं। अभी आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि NREGA क्या है, फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिले आते हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है। साथियों थोड़ा सा आपका सक्रियता मुझे चाहिए। आप यदि मेरे पूछे गए प्रश्नों के जवाब देंगे, आप थोड़ा सा सक्रिय दिखेंगे, आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे हमारे इस अभियान में, तो हमें भी करने में मजा आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना को प्रारंभ किया।
अब ये क्वेश्चन जो है ये डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया, इसके अलावा वन रक्षक 2013 में पूछा गया। देख रहे हैं आप, हम एमपीपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, हम वन रक्षक लेवल के भी दिखा रहे हैं, हम डेयरी फेडरेशन वाले भी दिखा रहे हैं। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, अलग अलग क्वेश्चन यदि जानने हैं तो अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लो, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। हर पैटर्न के क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपका पूरा एक दायरा कवर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन भी, मीडियम रेंज के क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी, हर तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 2008, 2009, 2010 या 2011, तो करेक्ट आंसर है 2010। राम रोटी योजना 2010 में शुरू की गई मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होता क्या है इसमें, इसके तहत शहरी गरीबों को, ये ध्यान में रखना, शहरी गरीबों को भरपेट भोजन मुहैया कराए जाने की शुरुआत की गई। शहर में जो लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा। अगला, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में आया हुआ है। तो साथियों, ग्राम विकास योजना, समग्र स्वच्छता अभियान, गांव सुधार योजना या ग्राम सफाई योजना? तो करेक्ट आंसर है निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो समग्र स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करना है, इसलिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा रहा है, और यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो जिले, विकासखंड या ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से शौच मुक्त है, पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हैं, उन्हें यह दिया जाता है। तो हो सकता है प्रश्न यह भी पूछा जा सके कि भाई निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खुले में शौच से मुक्ति के लिए दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? स्वच्छता के संबंध में दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन जैसा मैंने कहा स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरजीएफ योजना मध्य प्रदेश में कब से लागू हुई? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में यह प्रश्न आया था। 1999 से 2000, 2001 से 2002, 2004 से 5 या 6 से 7? तो ये योजना मध्य प्रदेश में 6-7 के तहत चालू की गई, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद की साधारण सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्यों चल रहा है? अरे यार, जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें घर में भोजन ही नहीं मिल रहा है बेचारों को, यदि स्कूल में उन्हें मध्याह्न मतलब दोपहर का भोजन निःशुल्क मिलेगा तो कम से कम वो भोजन करने के लालच में स्कूल जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो कुपोषण की समस्या है उससे भी हम निजात पा सकते हैं। ये सारे पर्पस हैं इस योजना के। चलिए, तो इसके जो साधारण सभा होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रमुख सचिव, आयुक्त, विकास आयुक्त या मुख्य सचिव? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है राज्य के मुख्य सचिव जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, इसकी सभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन इतने एग्जाम में आया हुआ है भैया, देख लीजिए आप खुद ही। 139, 181, 180 या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है 181, पर इसकी व्याख्या भी देखेंगे। देखिए, एमपी में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है। मध्य प्रदेश में जन समस्या के निराकरण की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पहल की गई और 30 दिसंबर 2014 को यह सेवा शुरू की गई। चलिए, कब शुरू की गई? 30 दिसंबर 2014। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है? जन सुनवाई या जन समस्या का निराकरण यदि करना हो, कराना हो, तो सीधे सीएम हेल्पलाइन नंबर पे फोन लगा लो, वहां से मदद मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में आ चुका है। ऑप्शन ए जनवरी 2013, अप्रैल 2008, फरवरी 2014 या इनमें से कोई नहीं? साथियों, अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2008 में लाई गई है और इसके अंतर्गत क्या होता है फिर डिटेलिंग देखेंगे। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 3 रुपए किलो गेहूं और 4.5 रुपए किलो चावल उपलब्ध कराने के लिए योजना लाई गई है। आपको आंकड़े भी पता होने चाहिए किस रेट में कौन सा अनाज दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना कहां से शुरू की? ये क्वेश्चन समग्र सामाजिक एग्जाम 2017 में आया हुआ, भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर। साथियों, करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर से डिजिटल डाकिया योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है? आनंदम योजना किस की सहायता के लिए शुरू की गई है? ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017, पुलिस आरक्षक 2017 सब में पूछा गया है। उद्यमी, एथलीट, विकलांग, गरीब। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है गरीब। गरीब वर्ग की मदद के लिए आनंदम योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके समर्पण में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया? मतलब हम 2017 में पूरा फोकस करेंगे गरीबों के कल्याण के लिए। ये जो अभियान है, ये जो नाम है गरीब कल्याण वर्ष, ये किससे प्रेरित होकर शुरू किया? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या B.R. अंबेडकर? तो साथियों करेक्ट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण में 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया। ठीक, तो दो बातें आपको याद रखनी है कि गरीब कल्याण वर्ष किसके समर्पण या किसके सम्मान में शुरू हुआ? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में या उनके नाम से शुरू हुआ। और किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया, पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 98 स्मार्ट शहरों में मध्य प्रदेश से कितने शहर शामिल किए गए हैं? ओके, प्लाटून कमांडर 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 10, 12, 7 या 3? तो करेक्ट आंसर है 7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में आ चुका है। वानिकी, उद्यानिकी, कृषि या ऊतक संवर्धन? तो करेक्ट आंसर है उद्यानिकी। कल्पतरु योजना का संबंध उद्यानिकी से है। आगे बढ़ेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री ने शुरू की थी? स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना इनमें से किसी ने भी शुरू नहीं की थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी, जिनका नाम ऑप्शन में नहीं है। यह क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? अब ग्राम स्वराज क्या होता है, ये हमने आपको पंचायती राज से संबंधित जो हमारा चैप्टर था, जो हमारी क्लास थी, जो हमारा सेशन था, जो हमारा लेक्चर था, उसमें बताया था, डिटेल में समझाया था। अच्छा खासा डिस्कशन उस पे हुआ था। वो लेक्चर जरूर देखिए यदि अभी तक नहीं देखा है तो। साथियों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2009, राज्य वन सेवा परीक्षा 2010, कराधान सहायक 2010, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2012, इस सब में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 2000, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2001, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2002, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2003। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? डायल 100 2013, 14, 15 या 16? करेक्ट आंसर है 2015। और ये क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में आ चुका है। साथियों आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक लड़की की शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है? यह क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है। 58,000, 1,08,000, 1,18,000 या 1,28,000? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1,18,000 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य आच्छादन करना है। स्टेट इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट में पूछा गया है। डिफॉल्टर ट्रेनिंग प्रणाली, ट्रैकिंग प्रणाली, स्वावलंबन योजना, प्रभा किरण प्रशिक्षण योजना या राज्य अस्वस्थता कोष? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है राज्य अस्वस्थता कोष। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? ऑप्शन ए डिंडोरी, मंडला, रतलाम या झाबुआ? तो करेक्ट आंसर है डिंडोरी। यह क्वेश्चन कौशल विकास संचालनालय रिक्रूटमेंट टेस्ट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एमपी के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई? स्मार्टफोन वितरण योजना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए या उपर्युक्त सभी? तो साथियों करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। सभी को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। अगला, यूएन वुमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहां किया गया?
ये क्वेश्चन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में आया है। यदि कोई प्रसिद्ध कार्यक्रम हो रहा है तो वो कहां हो रहा है, इस सब पे भी प्रश्न बनते हैं। झाबुआ सीहोर, धार रतलाम, खंडवा खरगोन या भिंड मुरैना। करेक्ट आंसर है झाबुआ सीहोर। दोस्तों ये तो 2016 का था, बट इससे आपको एक समझ प्राप्त हुई होगी कि यदि कभी रिसेंटली कोई प्रसिद्ध प्रोग्राम हुआ करे तो प्लीज देख लिया करो कि कहां हो रहा है। ये थोड़ा सा वैरायटी से हम आपको अवगत कराना चाह रहे थे, इसलिए पुराने क्वेश्चन भी आपके सामने रखे। अब नहीं पूछे जाएंगे, पुराना हो चुका है ये वाला। ठीक, अगला, जियो फिजिकल एंड जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अपर लेक हेतु मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये क्वेश्चन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। पानी रोको परियोजना, सामुदायिक सिंचाई परियोजना, भोज वेटलैंड परियोजना या ओम घाटी परियोजना। दोस्तों करेक्ट आंसर है भोज वेटलैंड परियोजना। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जो भोज वेटलैंड है या जो भोज साइट है उसे रामसर साइट या वेटलैंड साइट घोषित किया जा चुका है। रामसर साइट या वेटलैंड साइट उसे घोषित करते हैं जहां पर आर्द्रता या आर्द्र युक्त भूमि होती है। आप सभी जानते हैं, मैंने अपने एक लेक्चर में ये बताया हुआ है कि रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है। 1971 में वहां पर बैठक हुई थी, उसे कहते हैं रामसर सम्मेलन। उसमें तय किया गया था कि दुनिया के हर उस स्थान को प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है जहां पर आर्द्रता वाली भूमि है। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश के जो भोजपुर साइट है उसे भी शामिल किया गया संरक्षण के लिए 2002 के बाद से। आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम, इसमें मध्य प्रदेश के किस संस्थान का चयन किया गया है? यह क्वेश्चन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। साथियों, भोजपुर वेटलैंड साइट, वाल परियोजना, वाल्मी संस्थान, ओम घाट परियोजना है, चंबल घाटी। तो करेक्ट आंसर इसका है वाल्मी संस्थान। वाल्मी संस्थान का चयन किया गया है किस चीज के लिए? कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम। मतलब कृषकों या कृषकों से संबंधित गतिविधियों पर रिसर्च करना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें अवेयर करना, इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया। और इसमें किसे शामिल किया गया? किस संस्थान को? वाल्मी संस्थान को। अगला देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कब से हो रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका क्रियान्वयन 11-12, 12-13, 13-14 या 14-15। तो करेक्ट आंसर है 2012-13। मध्य प्रदेश में 2012-13 से राष्ट्रीय आजीविका मिशन, और कहां का आजीविका? ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम का समन्वयक कौन होता है? कौन होता है? राज्य स्तर पर जब स्वच्छ भारत कार्यक्रम लागू किया जाता है तो इसका समन्वयक कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, राज्य कार्यक्रम अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है राज्य कार्यक्रम अधिकारी। ऑब्वियसली मुख्य न्यायाधीश का क्या ही काम है उसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों जो मध्याह्न भोजन चलता है, जिसके बारे में मैंने भी चर्चा की थी, 1995 से चल रहा है। अब इसमें भोजन तो देंगे, पर किस तरह का भोजन देंगे? तो उसके लिए एक पैरामीटर, एक मानक तय किया गया है ना, कि इतनी कैलोरी तो देनी है बच्चों को। और वो कैलोरी का जो पैरामीटर है, जो मानक है, वो एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि इस एज के बच्चों को इतनी कैलोरी देना, इस एज के बच्चों को इतनी कैलोरी देना है ना। तो जो माध्यमिक शालाओं के जो बच्चे हैं उन्हें कुल 700 कैलोरी प्रतिदिन देना है, उनके शरीर में पहुंचानी है। इस तरह का भोजन दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट नहीं है इसमें, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा हमें जी। आखिरी स्लाइड, जिसके अंतर्गत अंतिम कुछ जरूरी प्रश्न हम देखने वाले हैं। ठीक, सक्रियता से बैठिए और थोड़ा सा देखते चलिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए वैरायटी किस तरह की, कोई योजना कब लागू की गई, कोई योजना किस वर्ग को केंद्रित है, ठीक है, किसी योजना का विषय क्या है, किसी योजना में शामिल उप योजनाएं कौन सी हैं, कोई योजना किस शहर में लागू हुई, कोई योजना जब लागू हुई तो कौन सा संगठन उसमें इन्वॉल्व है, जैसे अभी हमने देखा वाल्मी संगठन। कितने सारे पैरामीटर्स पता चल रहा है। तो थोड़ा सा जागरूक होकर बैठिए, थोड़ा सा अवेयर होकर बैठिए। और हाँ, कोई भी योजना जो उसका केवल वर्ष नहीं करना, मंथ भी देखते चलना है, ये हमने अभी देखा। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को गेहूं की आपूर्ति के लिए
गेहूं की आपूर्ति किस दर पर की जाती है? 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो? तो दोस्तों 3 रुपए किलो की दर से या मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराए जा रहे हैं बीपीएल धारकों को। ठीक, किसके तहत? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, 3 रुपए किलो गेहूं, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न के मध्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। जो तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, पहले तो कार्यक्रम का नाम देखो, तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, इसमें आर्थिक सहायता दे रहे हैं महिलाओं को। पर कौन सी महिलाओं को? संयुक्त दायित्व समूह वाली महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं को, महिला संघ को, या महिला पंचायत सदस्यों को? दोस्तों करेक्ट आंसर है स्व सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, SHG भी उन्हें बोलते हैं, उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? तो साथियों मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अब ये पुराना हो चुका है, ठीक, 2015 में किसे पुरस्कार मिला था तो इस सब पर नहीं जाएंगे, बट हाँ आपको एक सोच विकसित कर लेनी है कि मध्य प्रदेश को वर्तमान में, या मध्य प्रदेश के किसी जिले को वर्तमान में, करंट में कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये थोड़ा देख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी योजना के सफलतम क्रियान्वयन के लिए जिले को या राज्य को पुरस्कार मिलते हैं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना को के सक्रिय आधारिक स्तर पर भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया गया है। ग्राम सभा की भागीदारी कराई जाती है उसमें, ये इसका करेक्ट आंसर है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है? बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है? स्वयं के लिए और अपनी सहेलियों के लिए ऋण प्राप्त करना, गांव में बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, बैंक में रोजगारों की सुरक्षा देखना, और बैंक कर्मचारियों के चाय और स्नैक्स की आपूर्ति करना। तो साथियों बैंक सखी जो है उसका मुख्य काम है बैंक कर्मचारियों के चाय और स्नैक की आपूर्ति करना। ये क्वेश्चन जो है पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। अगला देखें, मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? बीज ग्राम योजना 2017 का प्रश्न। अतिरिक्त बीजों का उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना, अन्य राज्य सरकारों से बीजों की खरीद करना, या अन्य राज्यों के ग्रामीणों को बीजों की बिक्री करना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना इनका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लास्ट के कुछ जरूरी प्रश्न देखने जा रहे हैं, देखिएगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चावल किस दर पर दे रहे हैं? देखिए अभी हमने गेहूं का देखा था कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गेहूं 3 रुपए प्रति दर पे दे रहे हैं, 3 रुपए किलो पे दे रहे हैं। इधर चावल की बात करें तो करेक्ट आंसर है 1 रुपए किलो के आधार पर चावल दे। दोस्तों देखिए आपको रेट याद कर लेने हैं, प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना, और ये भी देख लेना है कि अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई। चलिए, नंदीशाला योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर आनुवांशिक क्षमता के बेल का उपयोग करना, अन्य राज्यों से अच्छी नस्लें खरीदना, किसानों को निःशुल्क बेल प्रदान करना, और अच्छी नस्ल के बेलों को खुले बाजार में बेचना। तो दोस्तों नंदीशाला योजना बेलों से संबंधित है ना, सांड से संबंधित है, और इसका उद्देश्य ऑप्शन ए, बेहतर देसी नस्ल के प्रजनन के लिए आनुवांशिक क्षमता के बेलों का उपयोग करना, मतलब अच्छे या अच्छी आनुवांशिक क्षमता वाले बेलों से प्रजनन करवाना, ठीक, उनका उपयोग करके प्रजनन करवाना ताकि अच्छी नस्ल के जो पशु हैं वो प्राप्त हो सके। देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? सखी सम्मान, नारी जागरण, महिला उत्थान, या सखी पहल? तो करेक्ट आंसर है सखी पहल। सखी पहल एक योजना है देवास में जिसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है पंचायतों में। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सखी पहल किस जिले में लागू की गई? तो देवास में। अगला देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन एमपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा जा चुका है, 2018 में। भावांतर योजना
महिला विकास, कृषि विकास, बाल विकास या उद्योग? करेक्ट आंसर इज कृषि विकास। भावांतर योजना का संबंध कृषि विकास से है। ठीक, और 2008 के एमपीपीएससी में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई? 2013, 14, 15 या 16? तो करेक्ट आंसर है 2016। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा जा चुका है। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब से शुरू हुई? 2018 से। साथियों, ये थे कुछ जरूरी प्रश्न मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। कितने सारे दायरे कवर किए आपने खुद देखे। आपने एक बात और देखी कि व्याख्या का कितना इंपॉर्टेंस है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन में व्याख्या नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि व्याख्याओं का वहां जरूरत नहीं थी। जहां जरूरत नहीं है वहां व्याख्या देने का अनावश्यक हथकंडा नहीं अपनाया। ठीक, पर जहां जरूरी है व्याख्या वहां व्याख्या है, और उसमें भी जरूरी व्याख्या है। काम की 3-4 बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये था हमारा पूरा प्रयास। आशा करते हैं आपके लिए किसी ना किसी तरह से उपयोगी सिद्ध होगा। अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।